अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या स्टडी किया था। तो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था और उसे पीरियड के हिसाब से किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और उसे ग्रुप के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे 4 ब्लॉक SPDF में किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो पढ़ा था। और उसके बाद हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये स्टडी करना स्टार्ट किया था कि वो कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हेनरी मोज़ले और दिमित्री मेंडलीव ये कह रहे थे कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने उन प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था। उनके तीनों नाम भी बताए थे। मैंने ये भी कहा था कि ऐसी तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने उनके नाम भी आपको बताए थे, जिसमें से लास्ट वाले लेक्चर में मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वैलेंसी को एक्सप्लेन भी किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बाकी की दोनों प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एटॉमिक साइज़ हमारी ये दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसे हमें समझना है कि किस तरह से ये पीरियड में रिपीट होती है और किस तरह से ये ग्रुप में रिपीट होती है। तो इससे आगे बढ़ाने से पहले फिर वही बात ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये एटॉमिक साइज़ होता क्या है। एटॉमिक साइज़ जैसे कि नाम से एक्सप्रेस हो रहा होगा आप लोगों को कि एटम की साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब एटम की साइज़ किस तरह से मेजरमेंट की जाती है और कैसे उसे देखा जाता है, कौन सी उसकी यूनिट होती है, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले एटॉमिक साइज़ जो है, आप जानते होंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। तो आप जिस तरीके से रेडियस के बारे में जानते हैं, सर्कल होता है ना, सर्कल, उसका रेडियस आपने देखा होगा, सेंटर से लेकर के जो सर्कल की बाउंड्री होती है वहाँ तक का उसका रेडियस कहलाता है। तो एटम का एटॉमिक साइज़ भी एटम के रेडियस से मेजर की जाती है। यानी कि बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि एटॉमिक साइज़ इज़ इंडिकेटेड बाय द एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, एटॉमिक रेडियस, सर्कल के रेडियस के बारे में तो हम जानते हैं। अब ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे 2 पॉइंट आपके सामने हैं, उसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको रिपीट किया था, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। यानी कि जो एटॉमिक साइज होती है वो रेडियस ऑफ एन एटम से रिफर किया जाता है। द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ध्यान से, एटॉमिक साइज को हम विजुअलाइज कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। आपको एटम का स्ट्रक्चर पता होगा, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, इस तरीके से सर्कुलर, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। तो अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस अगर हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। और एटॉमिक रेडियस से ही किसी भी एटम की एटॉमिक साइज़ को हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एटॉमिक साइज समझ में आया होगा। आइए उसे एटम के स्ट्रक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सोडियम, मैग्नीशियम और ऐसे दूसरे भी एलिमेंट हैं जिनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर उनके बॉटम पे लिखे हुए हैं। नीचे की तरफ ग्रीन कलर में ब्रैकेट में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ को एटम के स्ट्रक्चर से कैसे हम यहाँ स्क्रीन पे समझ सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। बीच में डॉट है जिस पे 11 लिखा हुआ है, उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे।
और उसके बाहर 3 शेल बने हुए हैं। फर्स्ट वाला शेल जिसे हम के शेल के नाम से जानते हैं, दूसरे शेल को एल और तीसरे वाले शेल को एम के नाम से जानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से एटॉमिक रेडियस कहाँ से कहाँ काउंट होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। यानी अगर हम सोडियम के रेडियस की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस उसके न्यूक्लियस के सेंटर से स्टार्ट होकर के उसका जो तीसरा शेल है वहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। और जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस उसके हिसाब से एटम की साइज। आसान है, सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एटम की बात करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, मैग्नीशियम में 282 3 शेल यूज़ कर रहा है। फर्स्ट वाले शेल में 2, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले शेल में यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी हम क्या कर सकते हैं? रेडियस मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो पता ये चला स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह से एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता दूँ, हम इस तरीके से सामने सामने एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं एटम को हम ऐसे ही नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसे पिकोमीटर के नाम से जाना जाता है। और जो पिकोमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मैं आपको ये बता दूं, पिकोमीटर नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और रिलेशन में आपको बता दूं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि -12। इसे आप देखेंगे तो 0.00 11 0 आएंगे, उसके बाद एक 1 आएगा। काफ़ी छोटा होता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक साइज जो एक प्रॉपर्टी है किस तरह से ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुई। अब हम उसे कितने तरीके से समझेंगे स्टूडेंट? 2 तरीके से। पहले हमें ये देखना है कि वो पीरियड वाइज किस तरीके से अपने आप को रिपीट करता है, फिर हम इसे ये देखेंगे कि वो ग्रुप में किस तरीके से ऊपर से नीचे अपने आप को रिपीट करता है और क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्यों इसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम पीरियड में देख रहे हैं। हमने यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हैं वो हमारा 3rd पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एटम की साइज़ के हिसाब से जो सबसे बड़ा एटम है 3rd वाले पीरियड में वो है सोडियम। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये तो हम स्क्रीन पे देख के बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप सोडियम के तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। मैग्नीशियम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो तीसरे ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम के तीसरे ही शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद सिलिकॉन के तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एटम के न्यूक्लियस पे जो सेंटर में होता है, बीच में जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है आपको, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती है, 1 हो गई सोडियम में, 2 हो गई मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में 3 हो गई, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5 और इसी तरीके से आगे, तो न्यूक्लियस से उसको ज़्यादा पुल मिलता है। न्यूक्लियस का जो पुल का पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो आउटर मोस्ट वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस से उसको जो पावर मिल रहा होगा वो इतना नहीं है, इसलिए वो न्यूक्लियस का पावर सोडियम के तीसरे वाले शेल को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसका शेल दूर तक होगा। शेल दूर तक है, इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो एटॉमिक साइज बढ़ी। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम के एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम के तीसरे वाले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब मैग्नीशियम के तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ी होगी। आप देख रहे हैं वहाँ 12 दिखा रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है
अब वो 2 इलेक्ट्रॉन वही तीसरे शेल में हैं, इसलिए न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और वो तीसरे वाले शेल को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से मैग्नीशियम का तीसरा शेल, थर्ड शेल, थोड़ा सी श्रिंक होकर के न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। तो कंपैरेटिवली सोडियम के मैग्नीशियम का जो एटम है वो थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा। अब हम एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम में भी आपने देखा कि तीसरे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उस एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में भी 3 प्रोटॉन बढ़ गए होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो पुल का जो पावर है वो ज़्यादा हो गया। अब वो पुल का जो न्यूक्लियस का पावर है वो एल्यूमिनियम के थर्ड वाले शेल को अपनी तरफ और ताकत से अट्रैक्ट करेगा। तो कंपेरेटिवली सोडियम और मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम का जो थर्ड वाला शेल है वो और श्रिंक होकर के न्यूक्लियस की तरफ चले जाएगा। तो पता ये चला कि सबसे बड़ा जो एटम था वो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। और हम इसी तरीके से डाउन ऑर्डर में जाएं, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर हम ऑब्जर्व करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है इन अ पीरियड। ध्यान से हमको 2 बातों में पढ़ना है, पीरियड में भी देखना है और ग्रुप में भी देखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पीरियड, सातों के 7 पीरियड में जो एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी है वो लेफ़्ट टू राइट ऑब्जर्वेशन में आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगी। मैं फिर यहाँ रिपीट कर दूँ, एटॉमिक साइज जो कि एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, पीरियोडिक का मतलब उसे रिपीट होना चाहिए। तो यस, वो फर्स्ट पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सातों के 7 पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। न्यूक्लियस के पुल की वजह से जो उसका मेन रीज़न है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्लाइड्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम के थर्ड वाले शेल पे नंबर 3 इंडिकेट किया गया है, तीसरे शेल को यहाँ पे मार्किंग दी गई है ताकि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पे आप सोडियम के सेंटर में देख रहे होंगे तो वहाँ पर 11 प्रोटॉन होते हैं, जिससे उसका जो न्यूक्लियस का पुल है वो इंक्रीज़ है। आपने देखा होगा कि सोडियम के एटम को थर्ड वाले शेल को श्रिंक करके थोड़ा छोटा दिखाया गया है, यानी कि जब उसको न्यूक्लियस से पुल मिला तो वो थर्ड वाला शेल क्या हो गया, थोड़ा श्रिंक हो गया। उसी तरीके से हम मैग्नीशियम में ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, 12। तो इसका जो न्यूक्लियस का पुल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा और वो थर्ड वाले शेल को अपनी तरफ और पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो आपने स्क्रीन पे देखा कि किस तरह से वो तीसरे शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मैग्नीशियम का एटम सोडियम के कंपैरिजन में और छोटा हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे एटम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम का एटम किस तरीके से श्रिंक हो गया है। श्रिंक होने के लिए जो पुल मिला, जो पावर मिला, वो उसे कहाँ से मिला, न्यूक्लियस से मिला, ध्यान रहे। सिलिकॉन के एटम को भी यहाँ पर छोटा करके दिखाया गया है। 14 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं और उसका तीसरा ही शेल होता है, तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया, इसलिए वो अपने तीसरे वाले शेल को और ज़्यादा श्रिंक कर लेता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस का एग्जाम्पल है और इसी तरीके से आपके सामने सल्फ़र का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं सल्फ़र के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसका पावर और ज़्यादा होगा, वो अपने तीसरे वाले शेल को श्रिंक करेगा। और इस तरीके से एटम की साइज़ आपको यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी अगर आप लेफ़्ट में ऑब्जर्व करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एटम प्रेजेंट होगा, जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसकी एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे पीरियड में, तो ग्रेजुअली उसकी एटॉमिक साइज़ जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखेगी। और यही बात पहले पीरियड से लेकर के 7 पीरियड में ऑब्जर्व होती है, इसलिए एटॉमिक साइज़ को पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एटॉमिक साइज़ पीरियड में समझ में आया होगा।
तो स्टूडेंट आपने पीरियड में एटम की साइज देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब हम उसे ग्रुप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि हर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हमको दो तरीके से समझना होता है, पीरियड के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से। तो पीरियड के हिसाब से आपने एक कंक्लूजन बना लिया है कि हर पीरियड में एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब ग्रुप के हिसाब से हमको टॉप टू बॉटम देखना है। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले कि हमने जो एटम यहाँ पे बनाए हैं वो मैं आपको बता दूँ, नाम भी लिखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहचान गए होंगे कि कौन से ग्रुप के एटम यहाँ पर बनाए गए हैं। अंदाज़ा लगाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा ग्रुप है ये? हाँ सही, कौन सा ग्रुप है ये? 17 ग्रुप। 17 ग्रुप का नाम आपको बताया गया है कौन सा? हैलोजन ग्रुप। यस, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर उनके एटॉमिक साइज भी लिखी गई है, रेडियस से इंडिकेट किया गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय द एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर किया जाता है? उसका यूनिट यहाँ पे पीएम लिखा है। पीएम का मतलब पिकोमीटर, और पिकोमीटर बहुत छोटा होता है, वो नैनोमीटर से भी छोटा होता है। उसका रिलेशन मैं एक बार फिर बता दूं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे सामने फ्लोरीन का जो रेडियस है वो 72 पिकोमीटर, उसके बाद क्लोरीन का रेडियस 99 पिकोमीटर, ब्रोमीन का रेडियस 114 पिकोमीटर और आयोडीन का रेडियस 133 पिकोमीटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप ग्रुप में समझ गए होंगे कि एटॉमिक साइज किस ऑर्डर में होती है। पीरियड में तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जब आप ऑब्जर्व करोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन अगर हम एटॉमिक साइज को ग्रुप में देखें तो आपको स्क्रीन से ही समझ में आ गया होगा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना। आइए स्टूडेंट, अब ये देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले वाला जो एटम है फ्लोरीन का, अगर हम उसके एटॉमिक नंबर को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप वहाँ पे देख रहे होंगे। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सिर्फ 2 ही शेल उसने यूज़ किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्लोरीन को ऑब्जर्व करिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप अगर देखेंगे तो 2,8,7 कितने शेल यूज़ कर रहा है? 3 शेल यूज़ कर रहा है, K, L और M। उसके बाद ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो उसने कितने शेल यूज़ किया है? 1, 2, 3, 4 शेल यूज़ किया हुआ है। चौथे पीरियड में आता है, 4 शेल यूज़ करेगा। आयोडीन 1, 2, 3, 4, 5 शेल यूज़ कर रहा है। तो आपने देखा कि अगर हम ग्रुप में डाउन दी ग्रुप आए, यानी ऊपर से टॉप से स्टार्ट करें और बॉटम की तरफ बढ़ते हुए आए, तो समझ में ये आता है कि हर बार एक शेल ऐड हो जाता है। पहले में 2 शेल थे फ्लोरीन में, उसके बाद 3 शेल हो गए, उसके बाद ब्रोमीन में 4 हो गए, आयोडीन में 5 हो गए, इसके बाद एस्टेटीन में 6 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, पता ये चला कि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ गया एटॉमिक रेडियस? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल अपने न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है। फ्लोरीन के एग्जाम्पल की बात करें तो 2 ही शेल थे जो न्यूक्लियस से करीब था, तो उसका रेडियस भी कम रहेगा, इसलिए साइज कम। क्लोरीन की बात करें, 2 की जगह कितने शेल हो गए? 3 शेल हो गए, तो रेडियस बढ़ा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ी। ब्रोमीन की बात करें, 3 की जगह कितने हो गए? 4 शेल यूज़ किया। 4 शेल यूज़ करने का मतलब उसका रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ गया तो एटॉमिक साइज भी बढ़ गई। आयोडीन की बात करें तो 4 की जगह 5 शेल हो गए और दूर हो गया न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना दूर होगा उसका रेडियस उतना ही बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ गया इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटॉमिक साइज क्यों ग्रुप में बढ़ती हुई दिख रहा है उसका रीज़न समझ में आ गया होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप वाइज अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो वो कौन से ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और यही सारे के सारे 18 ग्रुप के लिए ये बात मानी जाएगी। आइए स्टूडेंट, एटॉमिक साइज जो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है,
इसको कंक्लूड करते हैं और एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे देखा जाता है और ग्रुप में इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, आपके सामने एक बार फिर मैंने थर्ड पीरियड के स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ किया हूँ, सोडियम से स्टार्ट होकर के क्लोरीन तक। उनके एटॉमिक रेडियस भी यहाँ लिखे हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो एटम होता है वो सोडियम का होता है, वाइल ऑब्जर्विंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इसी चीज़ को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। इस तरीके से आप एरो के ज़रिए समझ सकते हैं। और ये हमारा कंक्लूजन, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज इन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम ग्रुप के हिसाब से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर हम ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो फ्लोरीन आप टॉप पे देख रहे होंगे, उसके बाद हैलोजन में क्लोरीन और देन उसके बाद फिर तीसरा जो आता है ब्रोमीन। ये रहे आपके ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देख रहे होंगे कि अगर हम ग्रुप में ऑब्जर्व करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसे हम यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं। एरो के ज़रिए आपने इसे देखा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है टॉप टू बॉटम, और नीचे स्टेटमेंट में उसका कंक्लूजन, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो ये हमारी दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी जिसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज़ हुई कैसे। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हुई क्योंकि यही फीचर्स वो फर्स्ट पीरियड में भी दिखाएगा और सेकेंड से लेकर के सातों पीरियड में दिखाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर हम ग्रुप में देखें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक। तो हर पीरियड में और हर ग्रुप में ये बात रिपीट होती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। यही वो ट्रेंड्स थे जो पीरियोडिक टेबल में रिपीट होते हैं और जिसे हेनरी मोज़ले और मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया था। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर की वो आखिरी प्रॉपर्टी है। तो आइए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसे कहते हैं। जब भी तो आपको समझ में आएगा कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे हुई। और एक और बात मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि हम हर प्रॉपर्टी को दो तरीके से समझते हैं। एक बार उसी प्रॉपर्टी को हम ये चेक करते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी पीरियड में पीरियोडिक है और क्या वो प्रॉपर्टी ग्रुप में पीरियोडिक है। यानी कि हम अपनी फर्स्ट वैलेंसी वाली प्रॉपर्टी को भी इसी तरीके से समझे थे। हमने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम एटॉमिक साइज था उसको भी हमने दो तरीके से स्टडी किया कि क्या वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियड में रिपीट होती है और ग्रुप में रिपीट होती है। अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये चीज़ याद दिला दिया हूँ कि हम इसे दो तरीके से समझेंगे। एक बार पीरियड में चेक करेंगे कि क्या वो पीरियोडिक है या नहीं, और एक बार उसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी में, जिसका नाम मैंने आपको बताया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। पहले देख लेते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। आइए उसे स्क्रीन पे देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ स्क्रीन पे आप एक सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है उसे यहाँ प्रेजेंट किया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आखिरी शेल में लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सोडियम एक मेटल है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। ये रही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ये देखें कि सोडियम अपने में से जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सोडियम के एटम में से पहले 3 शेल थे, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से, अपने आउटर मोस्ट शेल वाले में से किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर दिया होगा तो उसके 2 ही शेल बचते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है जिसे हम कैटायन के नाम से जानते हैं। सोडियम का आयन बनता है और उसी आयन का नाम मैं फिर बता दूं, कैटायन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो स्टूडेंट, आपने स्क्रीन पे ये देखा कि मेटल्स जो होते हैं उनमें एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा होगा, मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन।
तो ये उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करे और कैटायन बना ले। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ एक केमिकल इक्वेशन भी देख रहे होंगे, जिसमें सोडियम में जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसे Na+ का आयन यानी कैटायन के नाम से जाना जाता है। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नाम से जानते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी की वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाली कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक बार स्क्रीन पे समझ लेते हैं। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे क्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका जो डिवीज़न होता है, फर्स्ट वाले शेल में 2, फिर उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग जो 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसके तीसरे वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन मेटल है क्लोरीन, और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट करता है तो उसके पास आखिरी वाले शेल में, लास्ट वाले शेल में, यानी कि जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होकर के 8 हो जाती है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वहाँ पर देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज होकर के 17 की जगह 18 हो गई और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। आप काउंट कर सकते हैं कि पहले जब वो अपने ओरिजिनल एटम के स्ट्रक्चर में था तो 17 इलेक्ट्रॉन होते थे। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो नॉन मेटल की ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिविटी चार्ज जो होता है वो एटम पे बढ़ जाता है और इसीलिए हम जो नया आयन बनता है, इस आयन को हम एनायन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आप ऊपर हेडिंग पे देख सकते हैं, नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी टेंडेंसी की वजह से नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्क्रीन पे समझ सकते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो आपने देखा स्टूडेंट कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कहा जाता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है, इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कहा जाता है। और इसके थ्रू बनने वाले आयंस के भी नाम हमने यहाँ पर समझे हैं। अब हमें ये समझना है और हमें अपनी प्रॉपर्टी में ये देखना है कि यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली प्रॉपर्टी पीरियड में किस तरीके से रिपीट होती है और ग्रुप में किस तरह से रिपीट होती है। अगर ये रिपीट हुई तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये वही प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसे हेनरी मोजले और दिमित्री मेंडलीव ने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया होगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि ये ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से बिहेव करते हैं। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है मेटेलिक कैरेक्टर और हम उसे पीरियड वाइज लेफ़्ट टू राइट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ सेकेंड पीरियड का, जो लिथियम से स्टार्ट होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ उनके एटॉमिक रेडियस भी लिखे हुए हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो आइए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड पीरियड में सारे के सारे एटम के पास 2 ही शेल होते हैं और उसी के साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, जैसा कि हमने अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी में समझा था। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए एटम की साइज़ भी छोटी होती जा रही है। अभी हमने देखा था कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड पीरियड में, तो आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये 3 मेटल्स हैं और आगे के 3 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। रेड कलर में आप देख सकते हैं लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 है और बोरोन के पास 3 है। इसी तरीके से कार्बन 4, नाइट्रोजन 5 रखता है और ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट शेल वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। समझना ये है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो सबसे जल्दी रिएक्टिविटी शो करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि लिथियम के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक रेडियस भी बहुत ज़्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में। तो उसे जो न्यूक्लियस से पुल मिलता है वो कम होगा क्योंकि इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। न्यूक्लियस से पुल कम मिलने की वजह से लिथियम बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अपने आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकता है या किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर सकता है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो यहाँ पे लिथियम बहुत जल्दी लूज़ कर सकता है क्योंकि वो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है और उसको पुल कम मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम बेरिलियम के बारे में देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और उसका एटॉमिक रेडियस जो हो रहा है वो लिथियम के कंपैरिजन में कम हो गया है, यानी एटॉमिक साइज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब स्टूडेंट बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लिथियम के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सी टाइम लगेगा और साथ ही साथ उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से पुल भी ज़्यादा मिल रहा होगा इन कंपैरिजन ऑफ लिथियम। तो पता ये चला कि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा क्योंकि वो मेटल है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब अगर हम तीसरे वाले मेटल्स के बारे में देखें जिसका नाम बोरोन है, आप देख रहे हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे न्यूक्लियस से पुल भी ज़्यादा मिल रहा होगा और आप ये भी देख रहे हैं कि उसका एटॉमिक साइज भी कम है, एटम छोटा है, न्यूक्लियस से नज़दीक है, तो उसे पुल ज़्यादा मिलेगा। पुल ज़्यादा मिलने की वजह से वो तीनों इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं कर सकता। तो पता ये चला स्टूडेंट कि अगर हम इन तीनों मेटल को कंपेयर करें तो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल लिथियम माना जाएगा, उससे थोड़ा स्लो रिएक्टिव मेटल जो है वो बेरिलियम माना जाएगा और उसके बाद जो सबसे स्लो रिएक्टिव मेटल है वो बोरोन माना जाएगा। तो हमने लेफ़्ट टू राइट ये ऑब्जर्व किया है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इन अ पीरियड। ध्यान से सुनिए, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और इसी चीज़ को हमने सेकेंड पीरियड में अभी अभी ऑब्जर्व किया है। अब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, आइए देखते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अगर हम चौथे एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कार्बन है और वो एक नॉन मेटल है। कार्बन के लास्ट वाले शेल में आप देख रहे होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, गेन करने की। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। उसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में किसी दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम 5वें वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व करें जो हमारा नाइट्रोजन है, तो उसे आप देख सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसे 3 चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए। तो स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कार्बन के और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ईजिली 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बाद अगर हम अपने लास्ट वाले एलिमेंट को देखें ऑक्सीजन, तो उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें कार्बन में से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन में से, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत कम टाइम लगेगा किसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में। तो हमने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है पीरियड के अंदर। ध्यान रहे स्टूडेंट,
ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और हम उसे पीरियड में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिमेंट्स की मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होती है। आइए स्टूडेंट, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में किस तरीके से बिहेव करता है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3 पॉइंट, उसे मैं यहाँ रीड कर दूँ आप लोगों के लिए। As we move from left to right across the period, metallic character decreases. ध्यान से देखिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। As we move from left to right across the period, tendency of losing electron decreases. अगर आप उसका रीज़न समझना चाहें तो आप सेकेंड पॉइंट में रीज़न भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक बार वो पॉइंट फिर से रिपीट कर दूं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा तो वो एक अच्छा मेटल नहीं माना जाता है। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो हाई रिएक्टिव मेटल माना जाता है। तो हमने देखा था कि लिथियम, बेरिलियम और बोरोन जो ऊपर आपको एग्जांपल दिख रही है, इनमें से सबसे पहले लिथियम जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ बेरिलियम और बोरोन। इसलिए लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और उसके लिए हमने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के स्ट्रक्चर के जरिए उसको समझा। तो हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को पीरियड वाइज समझ लिया है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, और ये सिर्फ एक पीरियड में नहीं होता है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, ये अपने आप को रिपीट करता है। तो ऐसा सेकेंड पीरियड में होता है तो ऐसा थर्ड पीरियड में भी होता है। आप उसे अपने टेक्स्ट बुक में समझ सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम किस तरह से बिहेव करता है। तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम ये देख रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में किस तरह से अपने आप को रिपीट करते हैं। इसके लिए हमने अल्कली मेटल का ग्रुप का एग्जाम्पल दिया है। आपके सामने उनके एटम के स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि अल्कली मेटल का ग्रुप नंबर 1 होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। 4 एटम के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आप लोगों के लिए स्क्रीन पे बनाया हूँ। साथ ही साथ उनका एटॉमिक साइज भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो लिथियम का मेटल है सबसे छोटा उसका एटॉमिक साइज है, क्योंकि वो सिर्फ 2 शेल यूज़ करता है। सोडियम ने 3 शेल यूज़ किया है, इसलिए उसका एटम का साइज बढ़ गया है। पोटेशियम ने 4 शेल यूज़ किया है, इसलिए वो उसका भी एटॉमिक साइज बढ़ चुका है। और रुबिडियम ने 5 शेल यूज़ किया है, इसलिए सबसे बड़ा एटम जो होता है फिलहाल हमारी स्क्रीन पे वो रुबिडियम होगा। तो स्टूडेंट, ये एटम की साइज किस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर पर इफेक्ट करता है, आइए समझते हैं। तो हम यहाँ समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर किस ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ देखना है कि मेटल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनमें से सबसे हाई रिएक्टिव मेटल कौन होगा। अंदाज़ा लगाइए। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है, और वैसे ही पोटेशियम और रुबिडियम के पास है। सबके पास लास्ट में 1-1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप ये सोचिए कि इनमें से कौन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली रिमूव कर देगा। सोचिए, जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है उसको न्यूक्लियस से पुल कम मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट, रुबिडियम जो है 5 शेल यूज़ करता है, इसलिए उसका जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसको न्यूक्लियस से पुल बहुत कम मिलेगा और वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इन 4 मेटल में से सबसे हाई रिएक्टिव मेटल जो होगा वो रुबिडियम होगा। यानी कि स्टूडेंट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेटेलिक कैरेक्टर किस ऑर्डर में होता है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ध्यान से, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम ऑब्जर्व करते थे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता था। तो उसका उल्टा यहाँ पर है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे हाई रिएक्टिव मेटल रुबिडियम होगा, और अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के लास्ट वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे न्यूक्लियस से पुल ज़्यादा मिलेगा और वो इन चारों के कंपैरिजन में सबसे स्लो रिएक्शन करके दिखाएगा। स्टूडेंट, हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अब मेटल्स के कैरेक्टर को हमने ग्रुप में समझा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाइल ऑब्जर्विंग इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेस वाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट, ये हमारा कंक्लूजन था। तो स्टूडेंट, जाते जाते मैं इसे एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में कैसे ऑब्जर्व करते हैं और पीरियड में कैसे ऑब्जर्वेशन होता है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ रिवाइज कर दूं कि अगर हम पीरियड में ऑब्जर्व करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और वही अगर हम ग्रुप में ऑब्जर्व करें तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो ये तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो गई, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके अपोजिट होता है। आप थोड़ा सी इसको रिवाइज करिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी तीनों भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वैलेंसी, एटॉमिक साइज और अभी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाली प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने अपने सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को फिनिश कर दिया है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन, कम से कम टेक्सचुअल क्वेश्चन आप याद कर लें, यानी जब कभी आपकी स्कूल शुरू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे मैं ये फिर रिपीट कर दूँ कि क्लास ओपन होने के बाद, यानी कि हालात नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएं तो हम फेस टू फेस सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप ज़रा भी टेंशन ना लें। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अब हम अपने अगले लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।